हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11th क्लास के लेसन नंबर 1 जीव जगत या सजीव जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस लेसन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि सजीव क्या होते हैं। सजीव तो देखिएगा बेटा, सजीव के बारे में हम कह सकते हैं एक या अनेक कोशिकाओं से निर्मित वह संगठन एक अथवा अनेक कोशिकाओं से निर्मित वह संगठन जिसमें गति, वृद्धि एवं अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। उसे सजीव कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पर हो जाएगा सजीव की एक या अनेक कोशिकाओं से निर्मित, या तो एक कोशिका के द्वारा या एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित वह संगठन अर्थात बॉडी जिसमें गति, वृद्धि तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? सजीव कहते हैं। अर्थात सजीवों का महत्वपूर्ण गुण हो गया गति, वृद्धि तथा जनन अर्थात संतान उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, तो ये चीजें जिस संगठन में या जिनके अंतर्गत पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजीव। इन सजीवों का अध्ययन अर्थात इनकी स्टडी विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे कहते हैं बेटा बायोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? बायोलॉजी। ठीक, तो बायोलॉजी के डेफिनेशन के तौर पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। तो यहाँ पर बायोलॉजी हो गई विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो कहलाती है बायोलॉजी। और बायोलॉजी के जनक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बायोलॉजी के जनक है अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है बेटा? अरस्तु। ठीक है, अब देखो बेटा सजीवों के अंतर्गत हम
पेड़ पौधे तथा जंतुओं को सम्मिलित करते हैं। सजीवों के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित किए गए हैं? प्लांट अर्थात पेड़ पौधे और एनिमल्स अर्थात समस्त जंतु, जिसमें छोटे जंतु से लेकर उच्च वर्ग के जंतु हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? सजीव हैं। कैसे बेटा? सजीव है। तो यहाँ देखो, इस आधार पर जो बायोलॉजी है अर्थात जीव विज्ञान, इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, जिस शाखा के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे तो कह दिया वनस्पति विज्ञान। क्या कह दिया बेटा? वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी। और जिस शाखा के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसको कह दिया जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान अर्थात जियोलॉजी, जो हम पहले भी अध्ययन कर चुके। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो इसके जनक है बेटा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और यदि जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी के जनक है अरस्तु, जो कि बायोलॉजी के भी जनक थे। ठीक है, तो इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को और बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बायोलॉजी की दो मुख्य ब्रांच हो गई, वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी और जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी। इसके अतिरिक्त भी बायोलॉजी की कुछ अन्य शाखाएं हैं, जैसे कि कोशिका विज्ञान, जिनकी डिटेल स्टडी हम पहले पढ़ चुके। कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, पारिस्थितिकी, कार्यकी, ठीक है। और भी बहुत सारी ब्रांच हैं जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी पहले पढ़ चुके। तो ये सारे क्या है? बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं। अब देखिएगा, सजीवों के कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण देखते हैं। तो सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण देख लेते हैं। सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण या कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण, जिनमें फर्स्ट है बेटा गति, सेकेंड वृद्धि, नेक्स्ट थर्ड जनन, नेक्स्ट कोशिकीय संरचना, नेक्स्ट पाचन, उत्सर्जन, धातु पाचन क्रिया हो जाएंगी, श्वसन है, और यदि देखना चाहे हम उत्तेजनशीलता, अनुकूलता, परिसीमा में बंधने की प्रवृत्ति, परिसीमा में बंधने की प्रवृत्ति,
और भी यदि देखें हम तो जैसे जीवन चक्र है, जीवन चक्र, ठीक है, बहुत सारे गुण है और भी। तो ये क्या है, सारे सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण हैं। जैसे गति है, तो सजीव क्या करते हैं बेटा, गति और गमन करते हैं। नेक्स्ट वृद्धि हो गया, तो सजीवों में जो अभिलाक्षणिक गुण है उसमें सेकंड हो जाएगा वृद्धि, अर्थात सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो उनमें क्या होती है, कोशिकीय वृद्धि होती है, जो कि उनमें अंतर्निहित कारकों के द्वारा होती है, ठीक है। तो वृद्धि निर्जीवों का भी गुण होता है, लेकिन सजीवों में जो वृद्धि होती है वो कोशिकीय वृद्धि होती है और वह अंतर्निहित कारकों के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला गुण है जनन। तो प्रत्येक जो सजीव है वो जनन करता है, और जनन के द्वारा भी हमने कहा कि अपने समान संतान उत्पन्न करता है, मुख्य प्रक्रिया कहलाती है जनन। नेक्स्ट कोशिकीय संरचना, प्रत्येक जो सजीव है उसकी एक निश्चित कोशिकीय संरचना होती है, ठीक है, जिसमें पाचन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, श्वसन भी होगा, ठीक है। तो ये समस्त क्या होंगे, उपापचय क्रिया उसमें पाई जाएगी। इसके अतिरिक्त उसमें उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाएगा, ठीक है, अर्थात कोई भी जो संवेदना होगी उसके प्रति उद्दीपन होगा। नेक्स्ट है अनुकूलनता। तो यहाँ पर जो सजीव है, इन सजीवों में अनुकूलन का विशिष्ट लक्षण पाया जाएगा, अर्थात जैसा वातावरण होगा उसके अनुसार वो अनुकूलित हो जाते हैं। नेक्स्ट है परिसीमा में बदलने की प्रवृत्ति। तो सजीव जो है इनमें एक ग्रुप बनाने की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप वो एक निश्चित सीमा में ही बंधे रहते हैं, जैसे गाँव में, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर जगह। नेक्स्ट है जीवन चक्र। तो सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है जिसमें वो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और लास्ट में मर जाते हैं, ठीक है। तो उनका एक निश्चित क्या होता है, सजीवों में जीवन चक्र पाया जाता है। तो ये क्या थे बेटा, सजीवों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण थे। नेक्स्ट देखो इस लेसन के अंतर्गत नेक्स्ट है बेटा वर्गीकरण। यह इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। अब देखो सजीवों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सजीवों में समस्त पादप जगत है, समस्त प्राणी जगत है, ठीक है, उसमें जितने भी जीव होंगे वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, अर्थात सजीवों के अंतर्गत आते हैं। तो हम यदि उनका वर्गीकरण नहीं करें तो सारे के सारे सजीव एक जैसे होंगे, ठीक है। तो हमें उन्हें डिफरेंट करने के लिए उनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सजीवों को उनमें पाई जाने वाली समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। देखो तो वर्गीकरण की डेफिनेशन हो जाएगी बेटा कि सजीवों को उनमें पाई जाने वाली समानता
एवं असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात हम कोई भी सजीव है, उन सजीवों में यानी जो अलग अलग सदस्य हैं उन सदस्यों में क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं और क्या क्या असमानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो जिनमें समानता होगी उनको एक अलग वर्ग में रख दिया जाता है तथा जिनमें डिफरेंसेस होते हैं उनको एक दूसरे अलग वर्ग में रख दिया जाता है ताकि उनका वर्गीकरण आसानी से हो सके। ठीक है, तथा उनकी पहचान आसानी से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उनके वर्गीकरण करने का आधार यह है कि उनकी ठीक ढंग से पहचान हो जाएगी, उनका हम नामकरण कर देंगे। ठीक है, इसीलिए उनको अलग अलग वर्गों में रख दिया जाता है। ठीक है, तो उनको विभिन्न वर्गों में रखना, इसके आधार पर उनमें पाई जाने वाली समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। नेक्स्ट देखो, वर्गीकी। अगली परिभाषा हम पढ़ते हैं बेटा, वर्गीकी। यह इसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। देखो, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी ये एक विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? विज्ञान की शाखा। तो कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण के बाद ठीक है, तो टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण हो गई विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यदि वो कहेंगे हम वर्गीकरण के जनक, वर्गीकरण के जनक, तो वर्गीकरण के जनक के रूप में कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। कैरोलस लिनियस, तो वर्गीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कैरोलस लिनियस को। टैक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले दिया, टैक्सोनॉमी शब्द दिया, किसने दिया? एपीडी कैंडोली ने। तो टैक्सोनॉमी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था बेटा? एपीडी कैंडोली। तो इस टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण शाखा के अंतर्गत जो सजीव है, इन सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? सजीवों का वर्गीकरण। ठीक है, इनकी पहचान की जाती है और इनका नामकरण किया जाता है। तो हम सेकेंड डेफिनेशन के तौर पर कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण, उनकी पहचान तथा उनके नामकरण का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें सजीवों का वर्गीकरण भी होता है, उनकी पहचान भी होती है और उनका नामकरण भी होता है। तो हम सेकंड डेफिनेशन कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण, उनकी पहचान तथा उनका नामकरण का
पद्धति कहलाती है। नेक्स्ट देखो, नामकरण यदि हम देखें, नामकरण या नाम पद्धति, नोमेनकल्चर, तो कोई भी सजीव है उसके खोज के पश्चात, सजीव की खोज के पश्चात उसकी पहचान व वर्गीकरण के बाद उसे ऐसा नाम दिया जाता है या ऐसा नाम देना जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। नामकरण क्या है? ठीक है बेटा, तो यहाँ पर नामकरण या नाम पद्धति की परिभाषा हो जाएगी कि सजीव की खोज के पश्चात, सजीव की खोज के पश्चात उसकी पहचान, ठीक है, और उसका वर्गीकरण करने के बाद उसे एक ऐसा नाम देना जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। क्या कहलाता है बेटा? नामकरण कहलाता है। ठीक है, अब सजीवों के नामकरण की कुछ पद्धतियां हैं, देखो। सजीवों के नामकरण की पद्धतियां। नेक्स्ट है जीवों के नामकरण की पद्धति। अब जीवों के नामकरण की पद्धतियों में फर्स्ट है द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जीवों के नामकरण की पद्धतियों में पहला है द्विनाम पद्धति। देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दो कि जो जीवों का नामकरण है, यह नामकरण दो संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तो जीव के नामकरण की जो यदि संस्थाएं यदि हम देखें संस्था, तो दो प्रकार की संस्थाएं हैं। एक तो ICBN
और ICZN, ये दो संस्थाएं हैं जो इन जीवों का नामकरण करती हैं। ICBN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये जो ICBN है यह संस्था तो पादपों का नामकरण करती है। किसका करती है? पादपों का नामकरण। ठीक है, सेकंड दूसरी संस्था बेटा ICZN, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये दो संस्थाएं हैं ICBN एंड ICZN। तो ICZN किसका नोमेनक्लेचर करेगी बेटा? जंतुओं का। यह संस्था जंतुओं का नामकरण करती है। ठीक है, तो यहां पर जीवों के नामकरण की दो संस्थाएं हैं, जिनमें से फर्स्ट ICBN का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो ICBN का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो किसका नामकरण करती है? पादपों के नामकरण का कार्य करती है। सेकंड दूसरी संस्था है बेटा ICZN, इसका यदि पूरा नाम पूछ लिया जाए तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो किसका नामकरण करती है? जंतुओं के नामकरण का कार्य करती है। तो ये तो प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि जीवों के नामकरण का कार्य करती हैं। अब हम देखते हैं नामकरण की पद्धतियों के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है द्विनाम पद्धति। ठीक है, तुम कह सकते हैं वह पद्धति जिसमें प्रत्येक जीव के नाम में दो पद होते हैं। वह पद्धति जिसमें प्रत्येक जीव के नाम में कितने स्टेप होते हैं बेटा? दो पद होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। ठीक है, इस पद्धति का प्रतिपादन किया था, तो यहां इसके प्रतिपादक हो जाएंगे कैरोलस लीनियस, जो कि टेक्सोनॉमी के लिए जन्मदाता है। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हो गए कैरोलस लीनियस। यहां पर देखिए बेटा कि इस पद्धति में प्रत्येक जीव के नाम में दो पद होते हैं। ठीक है, जिनमें से कितने पद होते हैं बेटा? दो पद या शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला शब्द तो होता है उसकी जाति, वंश। पहला शब्द हो जाएगा उसका वंश, और सेकंड जो शब्द है उसकी जाति कहलाती है। तो यहाँ पर प्रत्येक जीव का जो नाम है वो दो पदों में या दो शब्दों में होता है, जिसमें से पहला शब्द तो उसका वंश होगा और दूसरा शब्द होगा उसकी जाति। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए बेटा,
मानव की यदि बात करें, उदाहरण के तौर पर मानव, मानव का वैज्ञानिक नाम तो तुम्हें याद होगा ही, क्या बेटा? होमो सेपियंस। ठीक है, तो यहां पर होमो तो क्या हो गया? वंश, ये तो हो गया पहला पद वंश, और सेपियंस जो है वो सेकंड पद हो जाएगा, जो क्या होगी? इसकी जाति। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक जीव का नाम, जो वैज्ञानिक नाम है, उसमें दो पद होते हैं, जिसमें से पहला तो उसका वंश और दूसरा जो नाम शब्द हुआ है, नाम हो गया, पद होगा, वो उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे मानव होमो सेपियंस इसका वैज्ञानिक नाम, होमो यहाँ पर वंश अर्थात जीनस, और सेपियंस यहाँ उसकी जाति अर्थात स्पीशीज होती है। सेकेंड बात जैसे देखें, दूसरा उदाहरण हम देख लें गेहूं का, इसका देखिए बेटा गेहूं, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो यहां पर देखो ट्रिटिकम, ये पद तो वंश को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और एस्टिवम किसको? सेकेंड स्टेप अर्थात जाति को प्रदर्शित करता है। और भी एग्जाम्पल यदि हम देखें जैसे कि आम, तो आम का वैज्ञानिक नाम बता सकते हो बेटा? आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर जो मेंजीफेरा शब्द है, ये इसके वंश को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और इंडिका शब्द इसकी जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीव के नाम के दो पद होते हैं, दो स्टेप होते हैं, जिनमें से पहला स्टेप या पहला पद या पहला शब्द तो उसका वंश को प्रदर्शित करता है, दूसरा शब्द उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा मानव होमो सेपियंस में होमो तो वंश हो गया, सेपियंस उसकी जाति हो गई। इसी प्रकार गेहूं में ट्रिटिकम एस्टिवम में ट्रिटिकम उसके वंश को और एस्टिवम उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार आम मेंजीफेरा इंडिका में मेंजीफेरा उसके वंश को और इंडिका उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की पद्धति जिसमें जीव का नाम दो शब्दों में होता है वो कहलाती है द्विनाम पद्धति, और इसको देने का श्रेय किसको जाता है? कैरोलस लिनियस को। अब देखिएगा बेटा, द्विनाम पद्धति हम देख चुके, तो द्विनाम पद्धति के अनुसार नामकरण के नियम द्विनाम पद्धति के अनुसार नामकरण के नियम कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो ये पद्धति द्विनाम पद्धति है, इसीलिए जीवों के अधिकांश नाम किसके अनुसार होते हैं? द्विनाम पद्धति के अनुसार ही दिए जाते हैं। तो जीवों के अधिकांश नाम जो है वो द्विनाम पद्धति के अनुसार ही दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अनुसार जीवों के नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। जीवों के जो नाम लिखे जाते हैं वो कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं बेटा? लैटिन भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट अगला नियम है, जीवों के नाम का प्रथम
शब्द या प्रथम पद उसके वंश को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और दूसरा पद है उसकी जाति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला नियम है, इनके नाम इटैलिक या तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जीवों के जो नाम है वो इटैलिक या तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, जीवों के नाम का जो प्रथम शब्द है या प्रथम पद अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, प्रथम पद जो है, ठीक है, उसका पहला वर्ण प्रथम पद का पहला अक्षर या वर्ण अंग्रेजी के बड़े लेटर में वह दूसरा पद स्मॉल लेटर में, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यानी कि जो प्रथम पद होगा, वंश नाम होगा, उस वंश नाम का पहला वर्ण या पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। उसके बाद में अन्य जो वर्ण होंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। इसी प्रकार जो दूसरा पद है जाति, उसके समस्त वर्ण या समस्त अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नियम है इसका, यदि हमारे द्वारा हाथ से लिखे जाने पर, हमारे द्वारा हाथ से लिखने पर क्या कर देते हैं बेटा, अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अर्थात अक्षर के नीचे, अक्षर यानी शब्द के नीचे, शब्द के नीचे या पद के नीचे रेखांकित कर देते हैं। तो जो पद होगा, ठीक है, या शब्द होगा, उस शब्द के नीचे क्या कर देते हैं, उसका रेखांकन कर देते हैं, ठीक है, रेखा कह देते हैं। इसके अतिरिक्त सातवां है, यदि हमें किसी भी जीव के नाम का या यूं कहें कि उसकी जो खोज का वर्ष याद है और उसके खोजकर्ता का यदि नाम भी याद है, तो हम उसके नाम के आगे संबंधित वैज्ञानिक जिसने उसकी खोज की थी, ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम तथा जो किस सन में उसको खोजा गया था, उस सन को भी हम शॉर्ट में अंकित कर देते हैं। तो ये था बेटा द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवों के नामकरण के नियम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण यदि हम देखें, जैसे कि सेब, ठीक है, सेब है पायरस मेलस, पायरस मेलस,
इसकी खोज किसने की थी? लिनियस ने। कब की थी? 1753 में। ठीक है, तो यहाँ पर सेब का वैज्ञानिक नाम हो गया बेटा पायरस मेलास। तो यहाँ पर प्रथम शब्द वंश को प्रदर्शित करता है पायरस, और मेलास शब्द उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पायरस उसके वंश को और मेलास उसके जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा पायरस, पायरस में पहला वर्ण हो गया पी, इसीलिए हमने पी कैपिटल लिखा है। क्या लिखा बेटा? पी कैपिटल। ठीक है, इसके बाद में अन्य जो वर्ण है हमने स्मॉल लेटर में लिखे हैं। नेक्स्ट है मेलास, तो यहाँ पर जो मेलास लिखा हमने वो भी स्मॉल लेटर्स में ही लिखा है। तो यहाँ पर वंश का प्रथम अक्षर बड़ा होगा, बाकी अक्षर छोटे होंगे। जाति का प्रथम अक्षर भी छोटा होगा और अन्य अक्षर भी अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आम का यदि हम देखें, आम का होता है मेंजीफेरा इंडिका, यहाँ पर एम कैपिटल लिखेंगे हम, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो हमारे द्वारा यदि हाथ से लिखे जाएंगे तो उसके नीचे क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे और अक्षरों को थोड़ा तिरछा लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो वो कहलाती है इटैलिक। कौन सी भाषा कहलाती है? इटैलिक या तिरछे अक्षरों में। और भी जैसे देखो हम कह सकते हैं, जैसे मानव का ले लो, मानव, जैसे होमो, ये तो क्या हो गया? वंश। सेपियंस, ये क्या हो गया? इसकी जाति। ठीक है, तो होमो सेपियंस ये स्मॉल लेटर में हो गया। यहाँ पर एच क्या है? कैपिटल लेटर है। ठीक है, और जैसे जैसे टीनियस ओलियम है, फीताक्रमी है। ठीक है, शेर का है पेंथेरा लियो, चीता का है पेंथेरा टिग्रिस। तो बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। तो ये क्या थे? द्विनाम पद्धति के अनुसार नामकरण के कुछ नियम थे। नेक्स्ट पद्धति देखते हैं बेटा, त्रिनाम पद्धति। जीव के नामकरण की पद्धति हमें सेकंड है त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति की यदि बात करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वह पद्धति जिसमें किसी जीव का या किसी जीव का नामकरण या वैज्ञानिक नाम लो, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम तीन पदों में होता है। कितने पदों में होता है बेटा? तीन पदों में होता है। त्रिनाम पद्धति कहलाती है। त्रिनाम पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिनाम पद्धति है, इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में कितने पद होंगे बेटा? तीन पद होंगे। कितने होंगे? तीन पद, जिनमें से प्रथम पद उसका वंश नाम होगा, द्वितीय पद उसका जाति नाम होगा और तृतीय पद उस जीव की उपजाति
उपजाति को प्रदर्शित करेगा। इसको प्रदर्शित करेगा उपजाति को। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक जीव के नाम में 3 पद होंगे, जिसमें से प्रथम पद उसके वंश नाम को, द्वितीय पद उसकी जाति को तथा तृतीय पद उसके उपजाति को प्रदर्शित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानव का यदि देखें, मानव, ठीक है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम त्रिनाम पद्धति में होता है बेटा होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो यहां पर होमो तो क्या हो गया बेटा, वंश नाम उसका, होमो तो वंश नाम हो गया। सेपियंस जो दूसरा है वो उसका जाति नाम होता है, तो सेपियंस हो गया जाति। और अगला जो वर्ड है सेपियंस, वो उसका त्रिनाम पद्धति के अनुसार उसकी उपजाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मानव का एग्जांपल लिया हमने, तो मानव का वैज्ञानिक नाम त्रिनाम पद्धति के अनुसार हो जाएगा होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो शब्द है, पहला पद होमो वंश को प्रदर्शित करेगा, दूसरा पद सेपियंस उसकी जाति को प्रदर्शित करेगा तथा तीसरा पद सेपियंस वो उसकी उपजाति को प्रदर्शित करता है। जैसे भारतीय कव्य का नाम देखें, भारतीय कौवा। ठीक है, तो इसका नाम होता है बेटा, वैज्ञानिक नाम इसका कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया कव्वे का, भारतीय कव्वे का कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। तो यहाँ पर कॉर्वस शब्द तो उसकी वंश को प्रदर्शित करेगा, दूसरा शब्द स्प्लेंडेंस उसकी जाति को प्रदर्शित करेगा तथा तीसरा वर्ड, तीसरा पद स्प्लेंडेंस उसके उपजाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये था जीवों के नामकरण की पद्धतियों में सेकंड त्रिनाम पद्धति। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।